अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि एवरेस्ट समिट करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आई थी तो बहुत सारे यूथ मुझसे लगातार जुड़ रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे जो चल भी नहीं सकते थे लेकिन वो बोलते मुझे भी कुछ करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड का जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 हाईएस्ट पीक को समिट करना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो मैं समिट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ जस्ट 12 अप्रैल को। आप सबका गुड विशेस चाहिए कि मैं समिट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है। देखिए 2 प्रकार, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव वो जो बोल रहा है आपके ऊपर, आलोचनाएं भी बहुत तरीके की, जैसे मेरी आलोचनाएं भी बहुत तरीके की आपकी होंगी। आप उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। मैंने अपनी हर निगेटिव, जिन लोगों ने निगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में भी लिया है। मैंने जब मुझे लोग बोलते थे कि रिमा तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ लोगों ने यहाँ तक बोलते कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया अपने मन में। उनसे कभी नहीं बोलने गए लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया, ठीक है एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ रिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता है कि वो अगर निगेटिव वो तो बोल ही रहा है निगेटिव, आपको किस रूप में लेना है। आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। जब मैं नया आया था इस बिजनेस में आज से 25 साल पहले, टीम बनाई तो मैंने देखा मेरी टीम में ऐसे लोगों को लाऊं जो बहुत अच्छा सीएनटी कर सके, जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। तो उस वक्त जैसे लोग, किरण कोहली जैसे लोग, ये लोग आए, संजय बगारिया जैसे लोग, हीरक जैसे लोग, देवाशीष सरकार जैसे लोग, दे वर वेरी गुड स्पीकर। और वो बीओएम, उस कंपनी में सीएनटी को बीओएम बोलते थे, वो बीओएम करते थे, मैं सुनता था, मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि मुझे उस वक्त बोलना नहीं आता। और मेरी टीम मुझे जब आप सोचते हैं कि एवरेस्ट के लिए क्या जरूरी था, वाज इट फिजिकल एंड्योरेंस, ट्रेनिंग, फिटनेस, वाज इट मेंटल स्टेट? सब कुछ दिमाग में है, सारा कुछ मेंटल है। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, आर्टिफिशियल निकल रहा था, शिल्पा बार बोल रहा था, एजेंसी का लीडर, ग्रुप का लीडर, सभी लोग बोल रहे थे मुझे। लेकिन मुझे यहाँ से था कि नहीं, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है। कोई कुछ भी बोले, किसी की परवाह नहीं थी मुझे। यहाँ तक कि जब ग्रुप के लीडर ने और एजेंसी के लीडर ने बेस कैंप से मेरे घर में फोन कर दिया कि अगर मेहमान वापस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो चुका है, वो मर जाएगी। मैं कुछ दिन बाद फोन कर दिया, कैसे काम नहीं मेरा है, उसको हम करवाएंगे। जैसा चाहे वैसे अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग है। अगर शायद बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे हमने ये सोच लिया होता कि अभी मैं तो विकलांग हो चुकी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो शायद अपने घर के एक कमरे में मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा दिमाग से सोचा और किया उसको, सब कुछ दिमाग पर डिपेंड है। बताओ कि जब मैं एवरेस्ट टॉप से नीचे उतर रही थी, जिस बात का शेरपा और मुझे डर था, क्योंकि शेरपा मुझे बार बार बोल रहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन कभी खत्म हो जाएगा। 10-15 कदम, 20 कदम ही हम नीचे आ रहे थे, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैं ऐसे बर्फ में गिर गया, मैं नीचे से गिर, बर्फ में ऐसे मुंह दबा दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। मैं बार बार शेरपा को पकड़ पकड़ के, कि इतना बेचैनी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। उसी 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसको सुसाइड अटैक बोलते हैं। और वेदर अपने आप पीक दिखना बंद हो जाता है, और वेदर अपने आप खराब, विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके नहीं रखते हैं तो विंड ही हमें उठा के फेंक देगा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उनके पास 2 ऑक्सीजन था। जनरली सबके पास 2 था, मेरे पास भी था 2,
मैंने जाते वक्त ही ऊपर लगा दिया था। उन्हें एक को वहीं फेंका, दूसरे को लगाया और नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरे शेरपा जो था बहुत हेल्पफुल, जो हमारी 2 की टीम थी, जबरदस्त टीम थी हमारी दोनों। उसने जब देखा कि ऑक्सीजन, उसे फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लेके आया और मुझे लगाया और खड़ा किया मुझे बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे इस हाइट पे ऑक्सीजन मिला। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस, वो लगातार ऐसे बोले जा रहा था। मैं चुप थी क्योंकि वो गुस्से में था और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं बोल पाऊं कुछ। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, लेकिन न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे यकीन नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। आपके अंदर जीतने का जज्बा है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आप, तो परिस्थितियों को इतना मजबूर आप कर देते हैं कि परिस्थितियां आपके हक में आने पे मजबूर हो जाती। मेरा पैर कटा, कोई ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कहते नहीं कि उस पैर कटे में अपॉर्चुनिटी बना दी। मुझ जैसे बहुत सारी लड़कियों का पैर कटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कटता है, कटता है, लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान वही है कि जो अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दे, अपनी प्रॉब्लम्स में ही अपना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ले। मैंने सिर्फ वही किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा विल पावर नहीं। ऊपर वाला सबके अंदर कुछ न कुछ देता है, फर्क सिर्फ इतना होता है पहचानता कौन है। जिस दिन अपने अंदर की क्वालिटी हम पहचान गए कि हाँ हमने ये चीज है और एक कदम आगे बढ़ाया, आप लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे। किसी पीक के लिए हम निकलते थे, सारे लोग जीतते थे, तो वो सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे। हर बार मुझे मन में ये चीज आता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान करके रखी हूं, मैं इनसे पीछे चल रही हूं, क्या होगा? पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आपने बहुत अच्छे मोटिवेट सबको सुना, स्पीकर्स को सुना होगा। और चाहे मैं आके यहाँ चाहे कुछ भी आपको बताऊं, अपने लाइफ स्टोरी जो है वो मैं जो एक पल मैंने लाइफ स्टोरी जो है वो आपको बताऊं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने के, गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार जब वो लोग आगे निकल जाते थे तो मेरे दिमाग में यही बात चलता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, ये छोटे से पीक को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी? लेकिन बार मैं खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ। मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पे रस्सी रगड़ने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तब मुझे सच बताऊं कि मुझे वो बचपन में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीजें अपने आप खुद पे बीतने लगी, मुझे समझ में आने लगा हाँ वाकई में होता है। पहले 5 किलो वेट, फिर 10 किलो, फिर 15, ऐसे से वेट बढ़ाते रहे। आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 35 किलो का वेट उठा के, और टॉप पे पहले 1-1.5 घंटे पहले टॉप पे पहुंचते थे। और वो जब मैं ऐसे करके देखती थी कि ये लोग आ रहे, खुशी होती थी, मन को एक तसल्ली पहुंचती थी कि आज मैं टॉप पे पहले हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती जब वो सारे आके मुझसे ये बोलते, मैडम खाते क्या हो? हद हो गई है, खाते क्या हो भाई? आप पैर भी नहीं है, हम लोग देख के अभी बेस कैंप में आप पैर पहन रहे थे, देखा पैर भी नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा चलते। मैं उनसे सिर्फ इतना बोलती, अपना जो गोल है उस गोल को रोज याद करते हैं और उसका रोज एक डोज लेते हैं। यही मैं हमेशा उनसे यही बात बोलती थी। बहुत पिलर है। मैं यही कहूंगी सिर्फ कि आप जो आपने गोल अचीव कर लिया है, सिर्फ वहीं पे मत बैठ जाइएगा। अपने जीवन में एक नए लक्ष्य तैयार करिए और उस गोल पर इतना फोकस करिए कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। बस और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मैं एक 4 लाइन की पंक्ति सुनाऊंगी।